हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं साइंस में, जो कि केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे हम लोग मॉक टेस्ट 5 के बारे में। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी से लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। चलिए फिर शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। कौन सा सत्य है देखना है हमें। पहला हमारा है बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक है। दूसरा हमारा है मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है, जबकि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तीसरा है बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। चौथा हमारा है बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है, जबकि मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, बार बार थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में बात कर रहा है, तो हम लोग पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो प्लास्टिक हमारा होता है, प्लास्टिक जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला हमारा एक होता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एक होता है, और दूसरा हमारा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दूसरा हमारा होता है। तो देखिए, जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसका मतलब ये होता है कि यह गर्म करने पे मुड़ जाएगा। गर्म जो हम लोग करेंगे, गर्म करने पर मुड़ जाता है। जब भी हम लोग इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? मुड़ जाता है। और थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है वो गर्म करने पे नहीं मुड़ता है। हम लोग इसमें लिख देंगे नहीं मुड़ता। जब हम लोग गर्म इसको करेंगे तो ये मुड़ता नहीं है। अब देखिए, एग्जाम्पल की बात करें तो जो एग्जाम्पल हमारा है, इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड आता है, और क्या आता है? पॉलीथीन, जिसको हम लोग प्लास्टिक बोलते हैं, तो वो भी आपका आता है इसी में। पॉलीथीन जो होता है वो भी थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आता है। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो इसमें जो दो आते हैं, कौन कौन आते हैं? एग्जाम्पल पहला हमारा है मेलामाइन, मेलामाइन, और दूसरा हमारा है बेकेलाइट, बेकेलाइट। देखिए, जो मेलामाइन होता है उसका जो कैरेक्टर ये होता है कि यह उष्मा का कुचालक होता है, उष्मा का कुचालक। ये उष्मा का कुचालक होता है, मतलब जो हीट होती है इसमें से होकर नहीं जा सकती है। जो बेकेलाइट होता है वो उष्मा और आपका विद्युत जो होता है दोनों का ये कुचालक होता है। उष्मा प्लस विद्युत का भी ये क्या होता है? कुचालक होता है। इसमें से उष्मा और विद्युत जो होती है दोनों नहीं जा सकती है। एग्जाम्पल की बात अगर करें तो देखिए, जो मेलामाइन होता है उसमें क्या होता है? जो मेलामाइन होता है उसका जब यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो पहला हम लोग यूज करते हैं कहाँ? टाइल बनाने में। जो हम लोग घर में जो टाइल लगाते हैं उसको बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। दूसरा अगर यूज की बात करें तो रसोई के जो बर्तन होते हैं, बर्तन जो होते हैं उसको बनाने में इसका यूज होता है। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो देखिए, जो अग्नि बुझाने वाले जो इंसान होते हैं, जो आग को बुझाने का काम करते हैं, उनके कपड़े जो होता है उसको बनाने के लिए यूज होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं अग्नि समक जो कपड़े होते हैं, जो अग्निशमक जो कपड़े होते हैं, कपड़े जो होते हैं वो भी आपके मेलामाइन के बनाए जाते हैं। बात करते हैं बेकेलाइट। जो बेकेलाइट का जो एग्जांपल होता है वो कौन कौन सा होता है? तो देखिए, यहाँ कह रहा है उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। अब जब यहाँ पे विद्युत कुचालक है तो जो स्विच होते हैं, स्विच क्या होते हैं? ये भी आपके बेकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं, जो कि विद्युत के कुचालक होते हैं। और अगर बर्तन के हैंडल की बात करें, जैसे हम लोग कुकर के जो हैंडल देखते हैं वो भी क्या है? वो भी एक बेकेलाइट प्लास्टिक है। तो हम लोग बोल सकते हैं बर्तन के हैंडल जो होते हैं वो भी किसके बने होते हैं? बेकेलाइट के बने होते हैं। तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो बोल रहा है बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों थर्मोप्लास्टिक है। तो हमने देखा था जो बेकेलाइट और मेलामाइन है दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो ये तो पहला आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा है मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है, तो हमने देखा था कि ये क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो ये तो सही है। लेकिन बोल रहा है जो मेलामाइन है वो थर्मोप्लास्टिक है, जबकि ये क्या है? थर्मोसेटिंग है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। तीसरा है बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसके अंतर्गत क्या आता है? मेलामाइन भी आता है और बेकेलाइट भी आता है। इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा।
चौथा हमारा है बैकेलाइट जो है वो थर्मोप्लास्टिक है, तो हमने पढ़ा था जो बैकेलाइट है वो क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण कौन कौन से हैं, उसको हमें देखना है। तो क्या प्लास्टिक जो है वो टिकाऊ है, विद्युत का सुचालक है और अनअभिक्रियाशील है। तो देखिए जो प्लास्टिक होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता है, यह क्या होता है, कुचालक होता है। इसमें से विद्युत जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाती है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यह विद्युत का कुचालक है। दूसरा यह है कि टिकाऊ है, उष्मा का सुचालक है और अनअभिक्रियाशील है। तो देखिए अनअभिक्रियाशील तो है और टिकाऊ भी है, लेकिन यह उष्मा का सुचालक नहीं है, यह उष्मा का कुचालक है। इसमें से उष्मा जो होती है वो नहीं आ सकती है, कुचालक होता है। तीसरा है कि उष्मा का सुचालक है और वजन में हल्का होता है और विद्युत का सुचालक है, तो दोनों क्या है, कुचालक है। उष्मा और विद्युत का दोनों का कुचालक है यह, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कुचालक है। चौथा हमारा है टिकाऊ है, वजन में हल्के हैं और अनअभिक्रियाशील है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो प्लास्टिक होते हैं वो टिकाऊ होते हैं, कई सालों तक, या अगर हम लोग इसको मिट्टी में दबा देते हैं तो कई सालों तक यह मिट्टी में दबे रहते हैं, ये खराब नहीं होते हैं। दूसरा है वजन में हल्के होते हैं, तो हाँ ये वजन बहुत हल्के होते हैं। और तीसरा हमारा है अनअभिक्रियाशील होते हैं, अनअभिक्रियाशील होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में मानव निर्मित रेशों का कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है। ऐसा कौन सा है जो मानव निर्मित है और कृत्रिम रेशा कहलाता है। पहला है एक्रेलिक, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है पॉलिस्टर और चौथा है रेयान। तो देखिए जो कृत्रिम रेशम के अंतर्गत आता है, कृत्रिम रेशम के अंतर्गत जो है वो आपका रेयान आता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। पेट डैश का सुपरिचित प्रकार है, जो पीईटी है, जो पीईटी है उसका पहले हम लोग फुल फॉर्म की बात करते हैं। है पॉलीएथिलीन, पॉलीइथाइलिन टरथैलेट। पॉलीइथाइलिन थैलेट ये होता है पीईटी का फुल फॉर्म। तो यहाँ पूछा गया है जो पीईटी है वो क्या है, क्या वो रेयान है जिसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम रेशा, क्या वो पॉलीएमाइड है, तीसरा है क्या वो पॉलिस्टर है और चौथा है क्या वह एक्रिलीन है। तो देखिए जो पीईटी होता है वह एक प्रकार का पॉलिस्टर है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। शर्करा को जब भी हम लोग अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं तो वह जो प्रक्रिया होती है वो किस नाम से जानी जाती है। क्या हम लोग उसको पार्श्वरीकरण कहते हैं, क्या उसको हम लोग जीवाणुनाशन कहते हैं, समांगीकरण कहते हैं, फिर किण्वन कहते हैं। तो देखिए जो शर्करा हमारा होता है उसको अल्कोहल में बदलने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं किण्वन, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं पार्श्वरीकरण की, तो जो हम लोग दूध क्या करते हैं बॉयल करके फिर ठंडा कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्श्वरीकरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था जो विद्युत यंत्र होते हैं उसमें बैकेलाइट का प्रयोग होता है। क्यों होता है, क्या है कि विद्युत जो है बैकेलाइट जो होते हैं उष्मा का सुचालक होते हैं, दूसरा होता है विद्युत का सुचालक होते हैं, तीसरा है कि विद्युत का कुचालक होते हैं और चौथा है कि थर्मोप्लास्टिक है। तो देखिए जो चौथा जो हमारा ऑप्शन है कि थर्मोप्लास्टिक है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि जो बैकेलाइट और मेलामाइन होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं। तीसरा पहला जो हमारा एग्जाम्पल है उष्मा का सुचालक है। तो देखिए विद्युत संयंत्रों में अगर उष्मा और विद्युत का अगर सुचालक रहेगा, अगर हम लोग उसको विद्युत संयंत्रों में यूज करते हैं, मान लीजिए स्विच ही बनाते हैं, अगर बैकेलाइट का हम लोग स्विच बनाते हैं और वो विद्युत और उष्मा का क्या है सुचालक है, तो हमें करंट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए जो दोनों ऑप्शन आपका है वो गलत हो जाएगा। ये दोनों जो है विद्युत और उष्मा दोनों का कुचालक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है भूपर्पटी में खनिज जैसे कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में कार्बन का प्रतिशत कितना है। पहला हमारा है 0.01, दूसरा है 0.03%, तीसरा है 0.02% और चौथा है 0.06%। देखिए यहाँ पूछा है भूपर्पटी में खनिज में, तो भूपर्पटी में कितना होता है 0.02% होता है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो सही हो जाएगा। अगर वायुमंडल में बात करें तो जो वायुमंडल में होता है वो होता है 0.03%, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कार्बन के अपर रूप सही समुच्चय है। देखिए कार्बन के कई अपर रूप होते हैं जिनमें से बोला गया है इसमें से कौन सा सही समुच्चय है। तो क्या कार्बन का जो अपर रूप है वो हीरा है, ग्रेफाइट है और कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा दिया है हीरा है, ग्रेफाइट है और ओजोन है।
तीसरा है हीरा है, ग्रेफाइट और कार्बन मोनोऑक्साइड है। चौथा है हीरा है, ग्रेफाइट है और बकमिश्रा फ्लोरीन है। सबसे पहले हम लोग देखिए इसका जो है फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो हीरा ग्रेफाइट है वो तो कार्बन के अपर रूप है, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन भी मिला हुआ है। दूसरा आपका है हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपर रूप है, लेकिन यहाँ जो ओजोन है वो क्या होता है, O3 होता है, तो ये तो कार्बन का अपर रूप नहीं होगा, ये तो ऑक्सीजन का अपर रूप हो सकता है। तीसरा हमारा हीरा ग्रेफाइट है और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम लोग CO बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, इसलिए क्या होगा, ये भी कार्बन का अपर रूप नहीं होगा। चौथा हमारा हीरा ग्रेफाइट और दिया है बकमिश्रा फ्लोरीन, जिसको हम लोग बोलते हैं C16। ये जो होता है C16 जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बकमिश्रा फ्लोरीन। तो जो ये होता है वो कार्बन का अपर रूप है और यह लेटेस्ट खोजा गया कार्बन का अपर रूप है। इससे जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। कार्बन के अपर रूप में हम लोग हीरा ग्रेफाइट और बकमिश्रा फ्लोरीन को रखते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्न में से किसका प्रयोग स्नेहक बनाने में होता है? स्नेहक बनाने में किसका यूज होता है? पहला है हीरा का, दूसरा है कोयला का, तीसरा है ग्रेफाइट और चौथा है सल्फर का। तो देखिए जो स्नेहक के रूप में यूज होता है वो होता है ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा है एल्कोहल को अगर हम लोग OH से दिखाते हैं तो एल्डिहाइड को हम लोग किस चीज से दिखाते हैं? तो देखिए जो एल्कोहल का जो सिंबल होता है वो OH होता है। किसी भी जो है रासायनिक फॉर्मूला में अगर OH है तो उसका मतलब वो एल्कोहल है। तो एल्डिहाइड किसको दिखाते हैं? क्या X से दिखाते हैं? X जो होता है वो हैलोजन को दिखाता है। हैलोजन, हैलोजन का मतलब क्या होता है? क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन जो हो गया, ये क्या होते हैं? हैलोजन होते हैं। जहाँ X होता है उसका मतलब होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दूसरा हमारा है COH या फिर हम लोग बोल सकते हैं CHO, दोनों बोल सकते हैं। तो देखिए यही जो ऑप्शन नंबर बी आपका है वही एल्डिहाइड का फॉर्मूला ये होता है। जब कहीं भी CHO लगा होता है इसका मतलब उस जो फॉर्मूला है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। बात करते हैं जो COOH है तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिड ग्रुप, एसिड। तो जहां भी COOH लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अम्ल बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्न में से किसका प्रयोग पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में होता है? देखिए पेट्रोल के साथ में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं एथनोइक अम्ल का होता है कि मेथेन का होता है कि क्लोरोप्रोपेन का होता है या फिर इथाइल अल्कोहल का होता है? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो सही हो जाएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इथाइल अल्कोहल है उसका यूज कर रहे हैं पेट्रोल के साथ में, ताकि जो हमारा ईंधन की जो कमी है उसकी आपूर्ति की जा सके। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं एथनोइक अम्ल की। तो देखिए जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। ये आपका क्या हो गया, एथनोइक अम्ल हो गया। मेथेन की बात करें तो ये आपका होता है CH4। क्लोरोप्रोपेन की बात करें तो देखिए प्रोपेन है, इसका मतलब 3 कार्बन होगा, तो ये CH3 CH2 और ये आपका हो गया Cl, ये आपका हो गया क्लोरोप्रोपेन। और इथाइल अल्कोहल तो आप जानते हैं C2H5OH, C2H5OH जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। देखिए यहाँ पे OH है तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्कोहल बोल रहे हैं। और यहाँ पे अम्ल है, यहाँ अम्ल है तो यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं, COOH बोल रहे हैं। जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ जो अल्कोहल है तो हम लोग OH बोल रहे हैं, और एल्डिहाइड है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, CHO बोल रहे हैं, और COOH है तो हम लोग एसिड बोल रहे हैं। तो इथाइल अल्कोहल जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। इसको हम लोग और भी क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2 और OH लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के और लवण होते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं और किसके किसके लवण होते हैं? पहला हमारा है मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं, दूसरा है सोडियम और पोटेशियम के होते हैं, तीसरा है मिथेनॉल और इथेनॉल का होता है, और चौथा है मीथेन और इथेन का होता है। तो देखिए जो साबुन होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड तो होती है, साथ में पोटेशियम और सोडियम के लवण भी होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, देखिए मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं साबुन का, तो हम लोग लिखते हैं इसका फॉर्मूला C17H35 COO H रहता है और प्लस इसमें Na अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये बनता है आपका C17H35 COO Na, क्योंकि ये क्या है COOH, जो COO होता है वो COO माइनस प्लस H प्लस में टूटता है, और ये Na जो प्लस हमारा है ये इस पे अटैक करता है और ज्वाइंट हो जाता है और बनाता है COO Na। ये होता है साबुन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने आपको सोडियम का एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो जो बोला है आपका साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल तो होते हैं और साथ में सोडियम और पोटेशियम के लवण भी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे हमारा है गैस या स्टोव के बर्नर में छिद्र होने का जो कारण है वो क्या होता है?
पहला हमारा ऑप्शन है पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन हो सके, दूसरा है पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड की पूर्ति हो सके, तीसरा है पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन हो सके, और चौथा है कि पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। तो देखिए, जब भी गैस जो हमारा स्टोव होता है उसका जो बर्नर होता है उसमें छिद्र होता है, उसका जो मेन कारण ये है कि जो O2 है उसकी आपूर्ति हो सके, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। देखिए, जो आग होती है उसको जलने के लिए अगर सबसे अधिक इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ है तो वो होती है ऑक्सीजन आपकी। विदाउट ऑक्सीजन आग जल ही नहीं सकता, इसलिए जो O2 होता है उसकी आपूर्ति के लिए जो गैस बर्नर होते हैं उसमें छिद्र होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है मेलामाइन का प्रयोग फर्श की टाइलें बनाने में होता है, क्योंकि यह जो हम लोग मेलामाइन का जो यूज करते हैं उस जो फर्श की जो टाइलें बनाने में यूज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि यह ऊष्मा का कुचालक है, दूसरा है कि यह ऊष्मा का सुचालक है, तीसरा है यह विद्युत का कुचालक है, और चौथा है यह विद्युत का सुचालक है। तो देखिए, जितने भी सुचालक वाले ऑप्शन रहेंगे वो तो ऐसे ही कट जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सुचालक रहेगी तो उसमें से ऊष्मा और विद्युत आ जा सकेगी, तो जो करंट लगने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर ए हमारा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मेलामाइन होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए जो हम लोग होता है इसके हम लोग टाइल्स बनाते हैं। और जो बेकेलाइट होता है वो ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है, तो इसके लिए हम लोग उसका जो यूज होता है स्विच बनाने में यूज करते हैं उसका। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जो है 15 नंबर क्वेश्चन वो बोल रहा है पेट है एक प्रकार का, जो PET है वो क्या है एक प्रकार का? क्या वो पॉलिस्टर है, दूसरा है क्या वो पॉलीकार्ट है, दूसरा है क्या वो पॉलिस्टर है, तीसरा है क्या वह एक्रिलिक है, और चौथा है क्या वो पॉलीवूल है। तो देखिए, जो आपका PET जो होता है वो एक प्रकार का पॉलिस्टर है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा। PET का फुल फॉर्म मैंने लिख दिया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला हमारा स्टेटमेंट है सूती वस्त्रों के पर कागज के जलने जैसी गंध आती है। जब हम लोग सूती वस्त्रों को जब जलाते हैं तो कागज के जलने जैसी गंध आती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो सूती वस्त्र होते हैं उनको जलाने पे क्या होती है? कागज जैसी गंध आती है। क्यों आती है? क्योंकि देखिए, जो कागज होता है वो भी क्या होता है? पौधों से प्राप्त होता है। जो सूती वस्त्र होता है वो भी पौधों से प्राप्त होता है, इसलिए जो सेम गंध हम लोग का होता है। दूसरा हमारा है ऊन के जलने पर बालों जैसी गंध आती है। तो देखिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो ऊन होता है वह आपके जंतुओं के बालों से बनता है, तो जब ऊन जलेगा तो बालों के जलने जैसी गंध तो आएगी ही, तो ये भी बात सही है। तीसरा है कृत्रिम रेशों के जलने में प्लास्टिक के जैसे जलने गंध आती है। तो देखिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो कृत्रिम रेशा होते हैं वो भी क्या होते हैं? जब जलते हैं तो प्लास्टिक जैसी गंध आती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही है। चौथा हमारा है रेशम के जलने पे मांस के जैसी गंध आती है। देखिए, जो रेशम होता है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है, तो अगर हम लोग उसको जलाते हैं तो मांस जैसी जलने की गंध आती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा सही है। इस प्रकार से जो हमारे चारों स्टेटमेंट है वो सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 चारों ऑप्शन जो हमारा है वो सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। देखिए, जो प्राकृतिक रबर जो होता है वो किसका एकलक होता है? क्या वो नियोप्रीन का होता है, क्या वो आइसोप्रीन का होता है, क्या वो टेरिलिन का होता है, या फिर ऑर्लान का होता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 70 है उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो प्राकृतिक रबर होता है वो आइसोप्रीन का एकलक होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कार्बन का वह अस्थायी अपरूप जिसे अभी हाल ही में खोजा गया है, कौन सा है? क्या C16 है, या फिर C60 है, या फिर C20 है, या C56 है? तो मैंने आपको बताया जो कार्बन का स्थायी अपरूप है, जो कि स्थायी रूप से पाया गया है और अभी हाल ही में खोजा गया है, वो आपका है C16। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जो C60 है उसको हम लोग बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं, या फिर हम लोग सीधे सीधे इसको फ्लोरीन भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि। कार्बन के बहुत अधिक यौगिक क्यों होते हैं? तो पहला हमारा है कि यह अधातु है, इसकी सहसंयोजकता 4 होती है। देखिए, बहुत से ऐसे तत्व हैं जो कि अधातु हैं और उनकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, तो जरूरी तो नहीं है। दूसरा हमारा है यह सहसंयोजी बंध बनाता है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो सहसंयोजी बंध बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये बहुत अधिक यौगिक बनाएंगे। तीसरा है कि इसमें श्रृंखलाकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वही सही हो जाएगा। जो कार्बन होते हैं उसमें जो श्रृंखलाकरण की जो प्रवृत्ति होती है बहुत अधिक होती है, ये चेन बहुत जल्दी जल्दी बनाता है, इसलिए जो कार्बन होते हैं उसके बहुत सारे यौगिक देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की।
पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? जो पॉलीथीन है वो किसकी वजह से बनता है? क्या वो एथिलीन की वजह से बनता है, या फिर इथेन की वजह से बनता है, मीथेन की वजह से बनता है, या फिर एसिटिलीन की वजह से बनता है? तो देखिए जो पॉलीथीन होता है वो एथिलीन से बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो सही हो जाएगा। एथिलीन जो होता है वो पॉलीथीन बनाता है। एथिलीन का जब हम लोग बहुलीकरण करते हैं तो पॉलीमराइजेशन जब हम लोग करते हैं तो क्या बनाता है? पॉलीथीन बनाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है अपमार्जक जटिल लवण है किसके हैं? क्या वो सोडियम के हैं, या फिर कैल्शियम के हैं, कार्बन के हैं, या फिर मैग्नीशियम के हैं? तो देखिए जो अपमार्जक होते हैं वो सोडियम के लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि एक होता है साबुन और एक होता है अपमार्जक। साबुन का यूज तो हम लोग खुद के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो अपमार्जक होते हैं उनका यूज हम लोग कपड़े धोने के लिए करते हैं। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2 और क्या होता है C6H4 और SO3 माइनस और यहाँ पे Na। तो देखिए जो Na होता है वो प्लस में होता है। तो ये क्या बोल रहा है? अपमार्जक जो जटिल लवण है वो किसका है? तो वो सोडियम का है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सोडियम है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज के टॉप 20 क्वेश्चन। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।